2 मिनट ज्वाइन हो रहा है कोई कोई लोग। ओके। ओके, आई थिंक करते हैं चालू। ठीक है, चलेगा। तो लास्ट टाइम हमने जो दोषों के इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, तो कुछ पॉइंट्स उसके जो है वो मैं थोड़े रिपीट कर देती हूँ, तो वो लिंक थोड़ा अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। कोई नए लोग हैं तो उनको भी ठीक रहेगा। तो लास्ट टाइम हमने दोषों के लिए क्या देखा था कि उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, और हमने ये देखा था कि दोष टर्म जो है आयुर्वेद में वो ऐसे यूज होता है कि वो धातु भी अगर उसकी क्वालिटी से डिरेंज हो गई तो उसको भी दोष बोलेंगे, और अगर दोष जो है वो उनकी प्रॉपर क्वालिटी को क्वांटिटी में ठीक से कर रहे हैं तो उनको हम धातु भी बोल सकते हैं। तो ये दोष का हमने देखा था कि जो है कर्म से मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक जो 4-5 हमने देखे थे, उसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है शरीर में उसको हम दोष कहेंगे। और उसके बाद वात, पित्त, कफ के हमने कुछ उसके टाइप्स और ये सब देखे थे। अब ये सारे जो दोष है, उसमें लास्ट टाइम हमने ऐसा भी एक डिस्कशन हमारा हुआ था कि 3 ही दोष क्यों हैं? तो कुछ रेफरेंसेस मैंने जो देखे तो उसमें यही एक श्लोक जो हमारा है कि 3 प्रकृति में जो 3 फोर्सेस है, सोम, सूर्य और अनिल, उसके मुताबिक ही ये 3 दोषों आए हैं। ये एक रेफरेंस से मिलता है और कुछ अलग अभी तक नहीं मिला है। तो ये तीनों दोषों में भी वायु जो है, शारीरिक दोषों में वायु और मानसिक दोषों में रज जो है वो बहुत प्रधान है। तो ऐसा क्यों है, और उसकी और क्या सिग्निफिकेंस है वायु की, वो हम आज देखने वाले हैं। पहले तो वायु जो है वो हमें पता है कि बाकी जो 2 दोष हैं, उनकी गति के लिए भी, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी वायु जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी की वजह से जो है, उसको बाकी 2 दोषों से भी थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है। तो लास्ट टाइम हमने शॉर्ट में ये देखा था कि उसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, तो हमने दोषों की इन जनरल उत्पत्ति हमने देखी थी कि 3 स्टेज पर होती है। तो इस बार आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वायु जो है वो कब बनता है। सो मतलब आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा क्लासिक्स बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि वायु की जो संकल्पना है वो पूरी मतलब उसको कहीं को रिलेट करने जैसा कुछ नहीं है। मतलब वो जो है वो एक अलग ही एंटिटी है। तो उसको हम क्लासिक्स में उसके सारे रेफरेंस देख के हम उसको समझने की ट्राई करेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। तो वायु जो है ना, इसकी उत्पत्ति का श्लोक हमें सुश्रुत सूत्र स्थान 46 अध्याय में मिलता है। तम विदग्धाः पवनम पुनः सम्यक विपक्वाः। मतलब अगर सब अवस्था पाक ठीक से चल रहे हैं तो अविदग्ध कफ, पित्त, विदग्ध पित्त और सम्यक और फेनभूत वायु जो है, सॉरी पवन जो है, फेनभूत कफ उत्पत्ति होती है, और पवन जो है, ये तीनों की स्टेज क्रमशः उत्पत्ति होगी। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अवस्था पाक जो है
वो रसों का नहीं है, वो महाभूतों का है। अगर हम ये समझ ले तो हमें पता चल जाएगा कि इसीलिए 3 ही क्यों है सिर्फ़ अवस्था पाक, उससे ज़्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि जिस स्टेज में महाभूत अलग होते हैं ना, उसके मुताबिक ये अवस्था पाक बताए गए हैं। तो उसमें से जो सबसे लास्ट वाला अवस्था पाक है, कटु अवस्था पाक, उसमें बताया गया है कि सम्यक विपक्वाः आहाराः निस्साराः, उसके बाद जो है वो पवनम पुनः मतलब पवन की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम मतलब ये जो स्टेज है ना, वो है जहाँ पर वायु का परिभ्रमण होगा। मतलब जो नॉर्मल दोष रूप वायु, प्राकृत दोष रूप वायु जो उत्पत्ति होगी, वो इस स्टेज में होगी। और अगर कुछ उसका मात्रा बढ़ रहा है, उसका क्वालिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो वो भी शुरुआत जो है वो कटु अवस्था पाक में ही होगी। तो अब एक क्वेश्चन जो है, वो ऐसा होता है कि आहार अगर निसार ही हो गया है कटु अवस्था पाक में, तो फिर उससे वायु का ब्रूमण कैसे होगा? ठीक है? तो कटु अवस्था पाक है मतलब उसमें कौन से महाभूत रहेंगे? तो अग्नि और वायु जो है वो प्राधान्य से रहेंगे। तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी? तो वो परुष, रुक्ष, तीक्ष्ण ऐसी सब क्वालिटीज़ उसकी रहेगी कटु अवस्था पाक में। तो वायु जो है उसकी क्वालिटीज़ भी यही है। तो रुक्ष आदि गुण जो है, जो कटु अवस्था पाक के दरमियान बनेंगे, उसी से वायु का परिभ्रमण होगा। मतलब वायु की जो है उसकी समान क्वालिटीज़ होने के कारण उसको वो बढ़ाएगा। अब हमें इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पता चलता है? तो हमें पता है कि मूत्र भी है वो कटुपाकी है। वायु भी जो इस स्टेज में कटु अवस्था पाक में बन रहा है, तो वो रुक्षता उत्पन्न कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम देखें कुछ-कुछ संप्राप्ति ऐसी है जहाँ पर स्रोतों अवरोध हो गया है, इंद्रियों का उपलेप हो गया है या फिर शरीर में क्लेद बढ़ गया है। तो ये सारी कंडीशंस है जो कि हमें संतर्पणजन्य व्याधि की तरफ लेके जाती है। तो मतलब कटु अवस्था पाक का बहुत अच्छे से होना वो शरीर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वृक्ष आदि गुण जो है जैसे कि अस्थि है, केश है, नख है और स्रोतोस का विकसन करने के लिए, क्लेद का शोषण करने के लिए और उपलेप जो है, वो दूर करने के लिए ये सभी चीज़ जो है वो वृक्ष आदि गुण से ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि शरीर में स्निग्धता की ही ज़रूरत है। कुछ प्रोपोर्शन में उस क्लेद को शरीर में मेंटेन करने के लिए हमें रुक्षता भी ज़रूरी है, जो कि कटु अवस्था पाक के दरमियान जो प्राकृत वायु दोष बनेगा, उसके द्वारा हमें मिलेगी। तो जैसे कि हमें पता है कि संतर्पणजन्य व्याधि है कोई, जैसे कि हम प्रमेह पकड़ लें, तो उसमें क्या बताया कि उसमें मूत्र में जो क्लेद है, वो मतलब वो क्लेद गुण कफ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्निग्ध गुण बढ़ जाता है और द्रव गुण बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मधुर अवस्था पाक जो है, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। पर उसके सामने कटु अवस्था पाक जो है, जहाँ पे रुक्षण होना चाहिए जितना, वो भी नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो है वो कटु अवस्था पाक का और प्राकृत वायु का इम्पोर्टेंस है कि वो सब अच्छे से ग्रहण उसका होना ही चाहिए। ओके? तो ये हुआ एक वायु हमारे शरीर में जो है ना 4 मूर्त वायु है और 1 अमूर्त वायु है। तो 4 मूर्त वायु जो है उसमें से एक ये हुआ जो कटु अवस्था पाक के दरमियान बनता है। उसके बाद होगा दूसरा वायु जो पक्वाशय में कटु अवस्था पाक के दरमियान ही बनता है, पर वो है पांचभौतिक वायु के स्वरूप में मतलब उसमें सिर्फ़ आकाश मतलब जो हमें जो स्वतंत्र पंचमहाभूत स्वरूप वायु है, जो डायरेक्टली जहाँ-जहाँ पे रुक्षता, परुषता, खरता, सुशीलता ये सब गुणों की ज़रूरत है ना, वो डायरेक्टली वहाँ जाके उस स्थान पे जाएगा। मतलब एक जो है वो दोष रूप बनेगा, जो कि बाकी के जो जिसके हम 5 टाइप जिसके हम देखते हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो दोष रूप वायु और दूसरा जो पंचमहाभौतिक वायु बनेगा, जो कि डायरेक्टली जहाँ उसके गुणों की ज़रूरत है, वहाँ पर हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र पांचभौतिक वायु बनेगा, जो कि पक्वाशय में ही बनेगा कटु अवस्था पाक के दरमियान। तो ये हुआ दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप जो है, जो हमने देखा था कि सृष्टि हमारे आस-पास जो वायु है, जो हमारी त्वचा के साथ हर समय संपर्क में रहता है, वो वायु जो कि मूर्त है, जो ईज़िली हम फ़ील भी कर सकते हैं। और चौथा वायु है जो हम प्राण श्वसन में लेते हैं। मतलब जो प्राण वायु बताया गया है, प्राण वायु जो एक वायु का प्रकार है वो और जो हम श्वसन में लेते हैं वो प्राण, वो दोनों अलग-अलग हैं, पर दोनों ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और दोनों का काम अलग-अलग है। प्राण वायु जो हम बाहर से ले रहे हैं वो श्वसन से रिलेटेड है, जो अंदर जाने के बाद जो है दूसरे वायु के साथ वो अपना कार्य करेगा और जो प्राण के हमने प्रकार 5 प्रकार में से जो एक प्राण है, वो प्राण वायु दोष जो है, वो अलग है, जो शरीर के अंदर ही बनता है। तो ये 4 हुए मूर्त वायु मतलब इनकी मूर्ति इनके परमाणु हैं और ये हमेशा शरीर में घूमते रहते हैं, दूसरे दोषों को लेके।
मतलब ये प्राकृत गति में रहे तो ही स्वास्थ्य है हमारा। तो चार कौन से मूर्त वायु हुए? एक है वात दोष, प्राकृत दोष जो निर्माण होता है। दूसरा स्वतंत्र पांच महाभौतिक वायु। तीसरा है वो सृष्टिस्थ जो हम त्वचा में हमारे साथ कांटेक्ट में रहता है वो वायु। और फोर्थ है जो हम श्वसन के थ्रू अंदर लेते हैं। तो अब हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चार मूर्त वायु है, तो इनको चलाने वाली भी तो कोई शक्ति होनी चाहिए। मतलब इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है, ये वायु के परमाणु को कहाँ से एनर्जी मिलती है? तो एक अमूर्त स्वरूप वायु यानी कि शक्ति स्वरूप वायु है, उसका वर्णन आता है जो आयुर्वेद में बहुत जगह पे नहीं दिखता है, पर आयुर्वेद में जहां जहां भी बताया गया है कि वायु को भगवान बताया गया है, उसकी अचिंत्य वीर्य की हमें उसके एग्जाम्पल उसका रेफरेंस मिलता है। तो ये जो वायु के रेफरेंस मिलते हैं ना, वो अमूर्त स्वरूप वायु है, जो कि जो ये सारे चार मूर्त स्वरूप वायु है उनको वो शक्ति देता है। तो उसके रेफरेंस आज हम है ना वो दूसरी संहिताओं में जहां से मिलता है वो हम देखेंगे, क्योंकि किसी एक चीज के लिए मतलब आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है ना कि परतंत्र अवलोकन करना है, और दूसरे रेफरेंस क्रॉस भी हमें देखने हैं, जिससे हम हमारी संहिता में जो दिया गया है वो हमें और ज्यादा दृढ़ता से पता चलेगा। तो हम ये अमूर्त वायु जो है ना उसके कुछ रेफरेंस देखते हैं जो आयुर्वेद की हमारी संहिताओं में नहीं है पर हमें मिलते हैं दूसरी संहिताओं में। तो अब तक हमने सिर्फ देखा कि वायु की उत्पत्ति कहाँ होती है। और एक बात बताना चाहूंगी, जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि वायु के पांच प्रकार बताए गए हैं, प्राणोदान, समान, व्यान, पान, आत्मन। तो आत्मन का मतलब क्या है? आत्मन का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के स्वरूप है। जैसे कि हम अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मैं कहीं पर स्टूडेंट हूँ, कहीं पर मैं किसी की जूनियर हूँ, कभी किसी की सीनियर हूँ, किसी की बेटी हूँ, पर मैं हूँ एक ही व्यक्ति। वैसे ही जो प्राकृत दोष रूप वायु हमारे शरीर में बनता है ना वो एक ही है, पर उसके फंक्शन अलग अलग जगह पे थोड़े अलग अलग है। और उसको हम अच्छे से समझ पाए और कौन सी जगह पे डिफेक्ट हुआ है ये अच्छे से समझ पाए, इसलिए उनके स्वरूप आत्मन स्वरूप मतलब उसके टाइप्स बता दिए हैं। पर हकीकत में हमने देखा था कि वो एक ही वायु है और वो एक साथ ही घूमता है। ऐसा नहीं है कि प्राण जो है वो उसी के एरिया से अगर बाहर आ गया तो उसको हम प्रकोप बोल देंगे, या फिर अपान वायु है जो वो कहीं ऊपर चला गया तो उसको हम प्रकोप बोल देंगे। प्रकोप की जो संकल्पना है ना वो फंक्शनल ज्यादा है। मतलब ऐसे नहीं है कि फिजिकली एक वायु दूसरी जगह पे गया, क्योंकि वो पूरी बॉडी में घूमता ही रहता है। तो ये पॉइंट हमें जो है ना वो आवरण की संप्राप्ति समझने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी हम जब परतंत्र व्याधि देखते हैं या कोई भी संप्राप्ति हम देखेंगे तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि दोष जो है वो पूरे बॉडी में घूम ही रहे हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया उसको हम प्रकोप बोलेंगे। प्रकोप जो है वो उसकी क्रिया में कुछ डिफेक्ट आया है, उसके गुण में कुछ डिफेक्ट है, उसको हम प्रकोप बोलते हैं। तो पांच जो टाइप दिए हुए वो उसके आत्मन स्वरूप है उसके, पर एक ही वायु है हमारे शरीर में। तो अब ये जो चार अमूर्त स्वरूप वायु है उनको शक्ति देने वाला कहाँ पर है? तो उसका एक रेफरेंस हमें मिलता है, जो पूरा श्लोक थोड़ा बड़ा है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। पर उसमें कुछ शब्द आए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वायु जो है वो कहीं दिखने वाला या फिर जो हमें पता है वो वाला वायु नहीं है, ये कुछ और ही है। जिसके में क्या लिखा है? स्वयंभू एव भगवान वायु इति शब्दितः स्वातंत्र्यात् नित्य भावाच्च सर्वगत तथैव च सर्वेषाम् एव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम एष कारणम अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च अचिंत्य वीर्य और व्यक्त क्रिया। मतलब इसका क्या बताया कि वायु को एक तो भगवान से उसकी तुलना की गई है, उसको बताया कि वो नित्य हर समय वो प्रेजेंट है, और सब लोग जो है उसको नमस्कृत मतलब सब लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि वो जो है स्थिति उत्पत्ति और विनाश उसके लिए कारणभूत है। और उसको अचिंत्य वीर्य बताया गया है। अब अचिंत्य वीर्य जो है उसके एक्सप्लेनेशन करते वक्त ये दिखाया कि शरीर दोष मूत्र पुरुष संवहन, मतलब शरीर के दोष, मतलब उसमें वायु खुद भी आ जाता है जो मूर्त स्वरूप वायु हमने देखा। तो मतलब वात पित्त कफ तीनों ही दोष जो है उसका संवहन, उसका अभिव्यक्ति, उसका संस्थान, ये सब कार्य जो है वो एक अचिंत्य स्वरूप ये वायु जो है वो करता है, जिसको शक्ति स्वरूप वायु हम बोल सकते हैं। तो ये जो है वो अमूर्त है पर उसकी क्रिया के द्वारा व्यक्त होता है। तो ये एक रेफरेंस हुआ। उसके बाद लीलावती नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें
भास्कराचार्य जो है उनकी बेटी का नाम लीलावती था। तो लीलावती ने अपने पिता से ये पूछा कि सारे ग्रह जो है वो ऐसे अवकाश में कैसे हवा में कैसे तैर रहे हैं, मतलब वो कौन सी शक्ति है जो उनको अपनी जगह पे वहां पर स्थिर रखती है। तो तब वहां पर जो श्लोक आया है उसके एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा बता गया है कि गुरुत्वाकर्षण, मतलब उसको हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि ऐसी जो एक शक्ति है जो मतलब एक दूसरे से जो उनका अट्रैक्शन है, वो एक शक्ति जो है वो एक, मतलब जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, वो उसी की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट या कुछ अंतर पे वो स्थिर है। तो उसमें भी ये जो आया है ना, उसको भी कई लोग जो है वो जो शक्ति स्वरूप वायु है उसके साथ कोरिलेट करते हैं। दूसरा एक ग्रंथ है समरांगण सूत्रधार। तो ये जो सारे रेफरेंसेस है ना, उसके लिए अभिजीत सराफ सर का जो वीडियो है वायु संकल्पना के ऊपर, उसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, वो मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी। तो उसमें भी एक समरांगण सूत्रधार करके राजा भोज का लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें 7 प्रकार के वायु का वर्णन है। और वो सातों प्रकार के वायु जो है वो अलग अलग, मतलब सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी गति को नियमित करते हैं, ऐसा दिखाया गया है। और तो ये सारे जो हमें और भी शंकराचार्य और प्रश्न शंकराचार्य जी के ग्रंथ में और प्रश्नोपनिषद करके जो ग्रंथ है, उसमें सबसे पहली बार गुरुत्वाकर्षण और ऐसे जो शक्ति स्वरूप वायु है, जो कि फंक्शन, मतलब बाकी सब चीजों को अपनी जगह पे बनाए रखता है या फिर उनको गति देता है, ऐसे शक्ति स्वरूप वायु का रेफरेंस हमें वहां पर मिलता है। तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि वायु की उत्पत्ति कहाँ होती है, उसके प्रकार कौन से हैं, कैसे वो काम करता है, और जो मूर्त वायु है उनको शक्ति देने वाला कौन सा वायु है, तो वो अमूर्त वायु के भी हमने कुछ रेफरेंसेस देखे। ठीक है। अभी फिर हम वायु की संकल्पना को और अच्छे से समझने के लिए वात कलाकली अध्याय का भी रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो उसमें उसके गुण दिखाए हैं। उसके गुण कौन से हैं, तो रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद, ये सब गुण बताए हैं। और दूसरे 3 विशिष्ट गुण भी उसके बताए हैं, असंगात, अनवस्थितित्व और अनासंग। तो ये 3 उसके अलग से विशिष्ट गुण दिखाए हैं। मतलब असंगात का मतलब क्या बताया है उसकी टीका में, कि पित्त और श्लेष्मा को जैसे हम अवयव, किसी अवयव के साथ उसके फंक्शन को हम जैसे देख सकते हैं ना, ऐसे वायु के फंक्शन को मूर्ति होते हुए भी हम नहीं देख सकते। मतलब पित्त श्लेष्मवत अवयव संगात रहितम, उसको बोलते हैं असंगात। मतलब पित्त और श्लेष्म के जितना वो हमें विजिबल नहीं है, पर वो मूर्त है। और अनवस्थितम का मतलब है चल स्वभाव। तो ये उसके गुण बताए हैं। फिर और क्या बताया है उस अध्याय में, तो उसके प्रकोप के कौन से कारण हैं और उसके शमन के कौन से गुण हैं। तो वो गुण हमें पता है, वो मतलब उसमें कुछ डिस्कस जैसा नहीं है वो। उसके जो रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, ये सब गुण है, उसकी अगर वृद्धि हुई शरीर में तो वो प्रकोप का कारण बनेगा। और उसके विरुद्ध गुण जो रहेंगे तो वो उसकी शमन का कार्य करेगा। अब प्रकोप अगर हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा ना कि प्रकोप क्या होता है, तो हमें उसके आगे जाके हमें संप्राप्ति में आवरण कैसे होता है और कैसे परतंत्र व्याधि भी कैसे होती है, या फिर जब हम बोलते हैं कि चिकित्सा करते समय स्थानिक दोषों की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, उसके बाद जो बाहर से दोष दूषित हुए उसकी करनी चाहिए, वो क्यों करनी चाहिए, उसके बाद वो हमें समझ में आएगा। तो प्रकोप की संकल्पना है ना, वो थोड़ी हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसके वायु के साथ ही। तो पहले प्रकोप का मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि उसके गुणतः, कर्मतः, द्रव्यतः कुछ भी चेंज उसके फंक्शन में आएगा ना, तब उसको हम प्रकोप बोलेंगे। मतलब स्वस्थान स्थानम जब आता है प्रकोप की डेफिनेशन में, तो उसका मतलब क्या होता है, स्वमान अवस्थानम, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। और कुपित का मतलब क्या है, क्षीण, वृद्धि और विकृति, कुछ भी होगा वात आदि दोषों का तो उन सबको हम कुपित अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि वात का प्रकोप हुआ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वात का प्रकोप मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है शरीर में? किसी को कुछ बताना है इसमें, वात का प्रकोप मतलब आप क्या समझते हैं? आप हाँ किसी को भी गुण। जो भी समझ में आता है वो बता सकते हैं। हाँ, गुण के हिसाब से देखा जाए तो मतलब पहले तो हम देखेंगे कि जैसे कहीं पे अगर रुक्षता बहुत बड़ी है तो हम सोचेंगे कि रुक्ष गुण से ही वायु की वृद्धि हुई है।
या फिर अगर चल गुण से हुई है तो जो अ, गति कम होनी चाहिए, या मतलब जैसे अतिसार में है, हम्म। तो अतिसार में उसका कारण तो अलग है, पर फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए हाँ। कि जो दिन में एक या दो बार मतलब प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसकी जगह 5 या 10 बार हो रही है, तो ये अति प्रवृत्ति है। वैसे ही हम्म। जो कहीं भी अति प्रवृत्ति, जैसे स्रोतसों में, शिरा ग्रंथि वगैरह में अति प्रवृत्ति, संग, ये सब जो क्रियाएं हैं, तो हाँ। क्रिया में कहीं भी गड़बड़ रहेगी तो हाँ। पहले हम वायु को पकड़ेंगे। अब वो सार्वधायिक वृद्धि है या उस स्थान में वृद्ध हुआ है किसी कारण से, वो अलग हम्म। बात है, पर वो काम तो विकृत वायु से ही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कभी मतलब हमें ये भी क्वेश्चन होता है ना कि जो कभी पेशेंट को हम बोलते हैं कि डकार ज़्यादा आ रही है या गैसेस पास हो रहे हैं, तो वो कौन-सा वायु है? मतलब वो दोष रूप वायु ही बाहर निकल रहा है कि कौन-सा अपान वायु है, क्या है? तो वो मल रूप वायु भी जो बनता है ना, वो भी कटु अवस्था पाक में ही बनता है। मतलब जब उसके गुण हमने जो भी हेतु सेवन किए, मतलब वो द्रव्य के स्वरूप में भी हो सकते हैं, मतलब कुछ खाना हमने ऐसा खाया या फिर वो कोई कर्म की वजह से भी हो सकता है जिसकी मतलब रात्रि जागरण किया है हमने या फिर बहुत काम किया है, बहुत चले हैं, तो उसकी वजह से जो वात प्रकोप हुआ, तो वात का प्रकोप हुआ मतलब कि वात जो है वो उन उन हेतुओं की मुताबिक उन उन गुणों से बढ़ गया है। तो वो या तो डकार के स्वरूप में बाहर निकल रहा है क्योंकि वो बना कटु अवस्था पाक में ही है, तो वो मूर्त है और वो दोष के स्वरूप ही है। तो अगर उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं है, तो शरीर उसको बाहर निकालेगा, तो वो जो निकलता है, वो भी कटु अवस्था पाक के दरमियान बना हुआ ही मल रूप वायु है। तो प्रकोप का मतलब क्या होगा कि वायु जो है वो सब स्रोतस में, सब जगह, सब दोषों को लेके घूम रहा है, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे रुक्षता की ज़रूरत है, वो दे रहा है, जहाँ पे क्लेद का शोषण करना ज़रूरी है, वो कर रहा है वायु। पर जब उसके रुक्ष आदि गुण बढ़ गए हैं, तो मतलब वो स्रोतस को, वो अवयव को जो है वो रुक्षता आएगी, उसको खरता आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वायु के साथ-साथ दूसरे दोष भी जो उसके साथ वहन कर रहे हैं, दूसरे धातु भी जो उसके साथ बह रहे हैं, उसकी गति जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्वतंत्र व्याधि कैसे कहेंगे हम वात की? तो वात जो है वो उसके गुणों की वजह से बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब ये चीज़ हमें गुल्म समझते समय बहुत काम आएगी। हमें लगता है कि गुल्म मतलब कहाँ पर, कैसे होगा? तो जहाँ पर भी गुल्म हो रहा है, उसके जो 5 स्थान मुख्य बताए हैं, तो वहाँ पर वो अवयव को और वो स्रोतस को काठिन्यता आती है, उसको रुक्षता आती है, जिसकी वजह से बाकी सारे जो दोष और धातु घूम रहे हैं, उसकी गति अवरोधित होती है। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रेफरेंस देखे थे कि प्राकृत गति में जब दोष रहेंगे, तब गति में रहने की वजह से वो कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो कहीं पर भी खअ गुण नहीं है, तो वो उसका शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। पर जब-जब ये गुणों की वजह से प्रकोप होगा, तो उसकी गति जो है दूसरे दोषों की और धातु की वो डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पहले चिकित्सा हमें किसकी करनी है, तो जो स्थान में जो वायु का प्रकोप हुआ है, तो पहले हम उसकी चिकित्सा करेंगे। मतलब वो स्रोतस की, वो अवयव की हम रुक्षता, कठिन्यता जो भी हम गुण उसके बड़े हैं, उसको हम दूर करेंगे। उसके बाद ही जो है, जो भी अगर कहीं एक जगह पे अवरोध है, तो दूसरे दोष जो है वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर वो कहीं पर भी गति, तिर्यक गति का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तिर्यक गति का मतलब है कि उसको नॉर्मल उसका जो पाथवे है, उसपे उसको जगह नहीं मिल रहा है। तो आगे, पीछे, साइड में, ऊपर-नीचे कहीं पर भी जाके वो दूसरी जगह पे अवरोध करेगा या फिर दूसरी जगह पे उसका संग होगा और जो संप्राप्ति है वो निर्माण होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर वात का स्वतंत्र प्रकोप हुआ है, तो हमें जो वात के ये गुण हैं, वो स्निग्धता और आदि गुणों से हमें कम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्रोतस का काठिन्य दूर होगा और जो नॉर्मल अ, फ गति जो है दोषों की, वो हम फिर से ला पाएँगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो दोष वात की रुक्षता के कारण अपने फंक्शन नहीं कर पा रहे थे अपनी नॉर्मल गति में, वो फिर से अपनी एक डायरेक्शन में आ जाएँगे और दूसरी कहीं जगह पर जाके जो वहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वो नहीं होगा। तो ये जो है सबसे बेसिक एक कॉन्सेप्ट है आवरण समझने के लिए कि जब-जब हम बोलते हैं कि वात का प्रकोप हो रहा है, तो तब-तब क्या हो रहा है कि वात जो है उसके गुणों में वृद्धि हो रही है या फिर कभी कहीं दूसरी जगह पे क्षय हो रहा है और इसकी वजह से वो जिस स्रोतस से जा रहा है, वो जिस मार्ग से, जिस अवयव से होके जा रहा है, उसको जो है वो रुक्षता आदि गुण लगते हैं और इसकी वजह से जो है दूसरे दोषों के भी दूसरे दोषों का भी फंक्शन हैम्पर होता है।
और इसी वजह से जो है वो वात को थोड़ा हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि वो जल्दी से दूषित हो जाता है और दूसरे दोष जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये एक चीज थी जो हमें समझनी जरूरी थी जब हम वात के कारण होने वाली संप्रप्ति को समझते हैं। और इसके बाद अगर वात कलाकली अध्याय हमने देखा ना, तो उसमें वायु के बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। मतलब ये पढ़ के हमें लगता है कि सब कार्य जो है वो वायु ही कर रहा है। जैसे कि उसके हर एक फंक्शन जो है ना, वो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि जब जब ये फंक्शन ठीक से नहीं हो रहे ना, तब तब एक अलग रोग की संप्राप्ति बन रही है। जैसे कि सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, सर्वेंद्रियाणाम नाम अभिवोढा, मतलब वो इंद्रियों को अपने फंक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। सॉरी। तो अगर वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंद्रियों का उपलेप हो गया है, या फिर इंद्रियों का संताप हो गया है, इंद्रिया अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है। तो मतलब उत्साह जो है वो भी हमें पता है कि वायु का कर्म है। क्यों है? क्योंकि वो सर्व इंद्रियों को प्रेरक करती है उसका काम करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं सर्व सर्व शरीर धातु व्यूह कर, संधान कर बताया। संधान कर हमें लगता है कि कफ का फंक्शन है, तो ये वायु में क्यों बताया है? पर वो जो है उसकी गति के कारण सब धातु और दोष को जो है वो अपने अपने फंक्शन करने के लिए उसकी जगह पे पहुंचाती है। तो इसलिए वायु को संधान कर शरीर से बताया है। फिर प्रवर्तको वाचः, प्रकृति शब्द स्पर्श शब्द यो हो, हर्ष उत्साह योनि। फिर ये जो समीरणो अग्नि, क्योंकि हमें पता है समान वायु जो है वो ही पाचक अग्नि का आ, वो ही पाचक अग्नि को उसका फंक्शन करने के लिए प्रेरण करेगा। तो समीरणो अग्नि मतलब डाइजेशन जो हमारा मेन फंक्शन है वो भी उसके कारण होता है। दोष संशोषण क्षेपता बहिर्मलानम, जैसे पहले भी हमने देखा था कि कोई भी चीज को है बाहर निकालने का काम है, उसको डिफरेंशियल करने का काम है, वो सब है वायु का कार्य है वो। तो क्षिप्ता बहिर्मला नाम, जिसके ऊपर प्रोसेस हो गया है पित्त का, उसमें से जितना काम का था वो कफ ने स्टोर कर लिया है अपनी अपनी जगह पे, तो जो बाकी का है जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो सब वायु बाहर निकालेगा। फिर कर्ता गर्भकृति नाम, तो ये कर्ता गर्भकृति नाम जो है हमें पता चलता है कि कभी हम पेशेंट्स में देखते हैं कि उनको मतलब रिपीटेटिव एबॉर्शन होते हैं, या फिर ज्यादा समय तक गर्भ अंदर रह गया। ये भी उसकी टीका में बताया है कि 9 महीने से ज्यादा गर्भ अंदर रहा या फिर बहुत जल्दी बाहर आ गया, तो ये धारण करने का काम वो भी अपान वायु का है, गर्भ को धारण करना। तो वो भी उसके नॉर्मल फंक्शन में आता है। तो और क्या बताया है? इसमें आयुष मैं अनु। हम्म। हाँ नहीं, ये गर्भ का से मुझे याद आया कि एक मुझे थोड़ा बताना था कि हम्म। वायु का प्रकोप जो है, तो हाँ। वायु का प्रकोप दो ही टाइप से होता है। पहला है क्षयजन्य, दूसरा है अवरोधजन्य। तो थोड़ी हम्म। इसमें समझने वाली बात यह है कि वायु बढ़ाने वाले जो भी गुण है, रस है वगैरह, हमें सबको पता है, वृक्ष, लघु, शीत, हम्म। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम्म। इसका आप अतिरिक्त सेवन करोगे तो शरीर का वायु एक साइड में रख दो अभी के लिए। तो वायु हम्म। के जो प्रकोपक हेतु है वो अगर आप देखोगे तो वही हेतु शरीर के बाकी सभी धातुओं के क्षय करने वाले हेतु है। ये हम्म। पहली बात है। तो हम्म। उस तरह से आपका हेतु सेवन रहेगा। फिर आपका जो वायु है बढ़ रहा है, स्वस्थान से बाहर जाके कहीं ना कहीं व्याधि कर रहा है, ये हो गया आपका क्षयजन्य वात प्रकोप, या फिर नॉर्मल सिस्टम वाला वात प्रकोप। हम्म। दूसरा वात प्रकोप ऐसे रहता है कि वायु की जो गति है उसके मार्ग में अगर अवरोध आ गया। इसका सिंपल एग्जांपल है कि हमने अगर कभी भी किसी उल्टी सीधी पोजीशन में अगर बैठे होंगे बहुत देर तक, या फिर हम्म। पालथी लगा के, जिसको मराठी में जिसको मांडी घालून बसणं म्हणतात, तो हम्म। उस तरह से अगर हम बैठे रहेंगे हमारे हम्म। आदत से ज्यादा, तो जो हम्म। पैर में नमनेस आता है, तो हम्म। यहाँ आपने कुछ हेतु सेवन नहीं किया है बात प्रकोपक। बस जो वायु की गति है उसको आपने अवरुद्ध किया उस स्थान में, इसलिए वात के बढ़े हुए लक्षण दिख रहे हैं उस स्थान में। तो ये थोड़ी हम्म। समझने वाली बात है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है वायु के लिए, ये बाकी दोषों के साथ नहीं होता। बाकी दोष अगर आपको बढ़ाने हैं तो सिर्फ एक ही मार्ग है कि उनका हेतु सेवन करो। वायु के हम्म। साथ ऐसा नहीं है। वायु के साथ आप स्थानिक प्रकोप भी कर सकते हो उसकी गति को रोक के। बिल्कुल। इसका शायद मतलब और ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम चिकित्सा स्थान 28वां अध्याय अगर ठीक से और पढ़े तो शायद उसका मिल सकता है हमें। उसमें बताया है ना कारण की क्षय और अवरोधजन्य दोनों ही दो तरीके से वायु का प्रकोप होता है वो।
हाँ हाँ हाँ। नहीं, पर वो जल्दी थोड़ा समझ में नहीं आता ऐसे पढ़ के, यस तो यस ट्रू। हाँ। इसीलिए ये जो एकदम सिंपल एग्जांपल था, तो जो ये। वो पैर में हो रहा है ज्यादा देर बैठने के बाद, वो छोटे हम्म प्रमाण में और टेम्पररी होने वाला, उस स्थान में होने वाला वात प्रकोप ही है, क्योंकि आपने हम्म उसकी गति को रोका तो वो नॉर्मल की जगह उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, इसलिए आपको अलग सेंसेशन आ रहा हम्म। और कभी ऐसे पेशेंट भी होते हैं ना जो पेशेंट संतर्पण मतलब पूरा वेट उसका बहुत ज्यादा है, पर उसके जॉइंट्स जो है उसमें जो है वो वायु के कर्म का क्षय हो गया है, मतलब उस रुक्षण हो गया है। तो हमें लोकली उसकी चिकित्सा करते समय लोकली हमें स्नेहन स्वेदन और वायु के गुणों को ओपोज करे ऐसे देने पड़ते हैं, जबकि है। सार्वधानिक चिकित्सा के समय हमें अवतर्पण देना पड़ता है क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल। संतर्पण होता है। हाँ, वो जो मधुरावस्था पाक वगैरह जो स्टार्टिंग में लेक्चर में थोड़ा मेंशनिंग आया, तब मैं मतलब उसके बारे में मैं बाद में बताना चाहता था, पर अभी ये टॉपिक निकला है संतर्पण जन्य, मतलब पेशेंट है पर वात प्रकोप कहीं घुटने में वगैरह है, तो उसके हम्म लिए एक समझने वाली बात है कि ये जो स्थौल्य या फिर प्रमेह या फिर ये तो पूरी कैटेगरी है कि विकृत तरीके से देह की भार वृद्धि हुई है, हम्म नॉर्मल हम्म तरीके से नहीं हुई। तो उसमें हम्म एक समझने वाली बात है कि जो क्लेद उन सब पेशेंट में बढ़ा हुआ रहता है, या फिर हम्म प्रमेह में जो द्रव गुण से कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो हम्म इंटरेस्टिंग बात यह है कि कफ के अगर गुण कोई भी ग्रंथ से आप उठा के देखोगे तो कफ का द्रव गुण है ही नहीं। द्रव हम्म गुण सिर्फ पित्त में है। हम्म जो गुरुर मंद हिम स्निग्धो लक्षण मृत्स्ना स्थिर कफ है, कफ तो उल्टा पिच्छिल और स्थिर होना चाहिए, तो वो हम्म पिघल के द्रव गुण का कैसे बन गया। तो बात यह है हम्म कि इनके हेतु सेवन और ये जो पूरी संप्राप्ति है, वो द्रव गुण बढ़ाने वाली है, ना कि स्थिरता बढ़ाने वाली। अगर आपका हेतु सेवन है कि आप अच्छे तरह से व्यायाम आदि कर रहे हो, खाना भी अच्छा खा रहे हो, पार्थिव गुण प्रदान कर रहे हो, तो आप में हम्म अच्छा कफ बढ़ने वाला है, द्रव गुण नहीं बढ़ने वाला, तो आपको हम्म क्षय नहीं होगा। और हम्म प्रमेय हमें द्रव गुण प्रधान, मतलब प्राकृत कफ बन ही नहीं रहा है, गंदा ही कफ बन रहा है, जो द्रव गुण प्रधान है, जो गाढ़ा होना चाहिए वो पतला हो गया है बेसिकली। हम्म तो हम्म इसीलिए वो सब हर एक चीज में, हर एक धातु में जहां जहां जितनी जितनी, मतलब अब देखो कंपैरिजन में मसल हम्म टिश्यू लोगे और फैट टिश्यू लोगे, तो फैट टिश्यू में बाय डिफॉल्ट ज्यादा द्रव गुण दिखेगा आपको, मसल टिश्यू में कम दिखेगा। हम्म पर पर इसका मतलब ये नहीं है कि फैट टिश्यू में पार्थिवता या फिर घनता नहीं है, थोड़ी बहुत है पर मसल टिश्यू से कम है। हम्म पर यही पहले कफ में फिर फैट टिश्यू में एक्सेट्रा, ऐसे धीरे धीरे करके मसल टिश्यू भी इतना शिथिल हो जाता है कि हम्म धीरे धीरे सब प्रमेय के पेशेंट वातज प्रमेय में क्यों जाते हैं। तो जो हम्म द्रव गुण से बड़े हुए धातु है, उनको हम्म शरीर से निकालना आसान है, जो हम्म पार्थिव चीजें हैं उनको आप निकाल नहीं सकते। तो जब तक आपके हम्म धातु, जो आपका प्राकृत कफ से शुरुआत होके प्राकृत धातु तक सब चीज पार्थिव कम और द्रव ज्यादा होने लगती है, तो वो सब मूत्र से निकल निकल के और क्षय हम्म होता जाता है, तो इधर क्षय की भी संप्राप्ति हो रही है। हम्म वो और वात निकाल रहा है, तो पहले ही बढ़ा हुआ वात है, क्षय के कारण और वात बढ़ रहा है, तो पूरा विशेष साइकिल चालू हो जाता है फिर। हम्म। और मतलब अगर हमने ये मॉडर्न का कॉन्सेप्ट लगाया ना कि सिर्फ ग्लूकोज को ही हमें मेंटेन करना है, तो मतलब बहुत उसको उष्ण तीक्ष्ण औषधि हमने रुक्षण करने वाली दी, तो उल्टा वो क्लेद हाँ, बाहर निकलने के साथ साथ वायु का भी प्रकोप होता जाएगा, तो मतलब हम खुद ही उस बिल्कुल बिल्कुल। अवस्था में पहुंचा देंगे। हाँ, क्योंकि अभी अब मॉडर्न का निकाला है टॉपिक, तो मॉडर्न की जो मेटफॉर्मिन जो सबसे कॉमन दवा यूज होती है, उसका हम्म अगर आप ओरिजिन देखोगे तो वो दारू हरिद्रा की एक स्पीशीज है यूरोप में, उससे ही निकला हुआ वो मेन उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है। आजकल हम्म वो कैसे केमिकली या जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगस वगैरह से मैन्युफैक्चर करते हम्म, हैं मुझे पता नहीं, पर एक्टिव इंग्रेडिएंट दारू हरिद्रा वाला है। ओके। तो अगर आप हरिद्रा के गुण देखोगे तो वो बहुत ज्यादा रुक्ष है, पहली बात, हम्म और हम्म उष्ण भी है। हम्म उष्ण से भी उसका मेन लेखन कर्म है और शोषण कर्म है। तो हम्म जिधर तो शुरुआत शुरुआत में ऑब्वियसली अगर डायबिटीज की शुरुआत है, डायबिटीज और प्रमेह, अब मैं एक ही बोल रहा हूँ हम्म अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगर शुरुआत है प्रमेह की तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगने वाला है कर्षण लेखन करके, क्योंकि हम्म तब क्या है, तब तो वो थोड़ा कफ का द्रव गुण कम हो रहा है, अच्छी तरह फैट वेट थोड़ा कम हो रहा है, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, पेशेंट को अच्छा लगता है। पर हम्म उससे प्रमेह की संप्राप्ति पूरी तरह से भंग नहीं होती।
हाँ। तो इसलिए क्या होता रहता है कि जो धातु शैथिल्य है वो तो बढ़ता ही जाता है, और एक हम्म। बार धातु शैथिल्य बढ़ गया फिर धातु भी निकलने लगते हैं मूत्र हाँ। से। यस। फिर वो वातज प्रमेय में एक बार गया तो उसको फिर उल्टा, वातज प्रमेय में सबसे ज्यादा आपको स्निग्ध गुण और पार्थिव गुण की जरूरत होती है। हाँ। इसलिए सही। अगर आप सबसे जो क्लासिकल जो फेमस कल्प है वसंत कुसुमाकर देखोगे, हम्म। तो उसमें सब ऐसी दवाइयां है जो शैथिल्य कम करने वाली है। उसमें नाग है, वंग है, रौप्य है, प्रवाह है। हाँ। ठीक है। रस यस। सिंदूर तो सब में रहता है, उसको हम्म। मतलब सब में रहता है इसलिए थोड़ा इग्नोर करेंगे। पर हाँ। बाकी जो दवाइयां है वो द्रव गुण कम करने वाली है, बट साइड बाय साइड वो धातु सीधा सीधा बल देने वाली है धातु। मतलब वो ऐसे रुक्षण क्लेद शोषण भी करेगी पर साथ में बल्य भी है वंग जैसे। हाँ, वल्य भी है। हम्म। और उसको अगर आप भावना देखोगे तो हम्म। भावना सब जो इक्षुरस इत्यादि, हम्म। उसकी सिर्फ वसंत कुसुमाकर की भावना देखोगे तो ऐसा लगेगा इसमें तो आधी भावना ऐसी है जो प्रमेय बढ़ाने वाली द्रव्य है। हम्म। सब हम्म। मधुर मधुर शीत द्रव्य है उसकी भावना में। हम्म। हम्म। तो बेसिकली वो क्या है कि वैसे धातुओं पे जाके वहां पे अच्छे धातु निर्माण करना, पार्थिव गुण बढ़ाना, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट तो पार्थिव है। पर उसको दिशा देने हम्म। वाली जो भावना है वो सब प्रमेय वाली ही, प्रमेय बढ़ाने वाली चीजें है ज्यादातर। हाँ। मतलब और ये प्रमेह अगर डायबिटीज का मॉडर्न का पाथवे देखे तो क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस क्यों होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कि उसके सेल के अंदर जो ऑलरेडी ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा और उसके बाद हम खा रहे हैं तो बॉडी जो है वो मतलब सेल जो है उसके ऊपर के रिसेप्टर है उसको मॉडिफाई कर देती है कि जिसकी वजह से और इंसुलिन उससे कनेक्ट होकर ग्लूकोज को अंदर ना लाए। तो ये अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की ट्राई करें या फिर समझने की कोशिश करें तो जब धात्वाग्नि या भूताग्नि मानदेय है, तो जिस कंडीशन में मतलब रस में ऑलरेडी जो भी मेद या रस रक्त उसके पोषण तत्व पांच महाभौतिक प्रेजेंट है, पर वो धात्वाग्नि और भूताग्नि मानदेय होने की वजह से वो बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मतलब वो एक तरीके से अगर प्रमेह की संप्राप्ति देखें तो वो जीर्ण अजीर्ण की ही संप्राप्ति जैसे हम ट्रीट या फिर अग्नि को ही ध्यान में रख के ट्रीट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे मतलब सिर्फ ग्लूकोज को ना ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना हुँ। थोड़ा सा मतलब आयुर्वेद में एक अच्छी बात यह है कि सभी चीजें हमने क्रियात्मक ज्यादा देखी है, ना कि हुँ। स्ट्रक्चरल या द्रव्यात्मक। तो उससे फायदा ये होता है कि आप हर चीज हर जगह पे स्थूल रूप से कोरिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो हुँ। आपको किसी कारणवश आपने मलबेग अवरोध किया है या जो भी है, किसी कारणवश आपको 3-4 दिन से पेट साफ नहीं हुआ। हुँ। ओके। हुँ। हुँ। तो अभी आपके शरीर की जो रोज की जरूरत है कि इतनी कैलोरी खानी चाहिए, इतनी एक्टिविटी मेरी दिन में रहती है, वो तो बदल नहीं रही है। हुँ। पर फिर भी आपको भूख नहीं लग रही, क्योंकि नीचे से निकला नहीं तो ऊपर से खाली कैसे हुँ। होगा, खालीपन कैसे फील होगा, भारीपन पेट में फील होगा, इसलिए आप कम खाते हो। हुँ। ठीक है। ये सीधा सा हुँ। लॉजिक है। बॉडी को पता चलता है कि इधर बहुत पड़ा हुआ है, तो हम यस। ऊपर से और नहीं डाल सकते। हुँ। तो बेसिक दूसरे भाषा में बोलोगे तो नीचे के वायु का अवरोध हो गया, तो मतलब अपन का हुँ। अवरोध हो गया, उसके ऊपर जो सामान बैठा है उसका भी प्रॉब्लम हो गया। हुँ। फिर धीरे धीरे हुँ। वो ऊपर आके उदान प्राण सबका अवरोध अगर क्रॉनिक चलता रहा तो उसका भी होगा। तो यही हुँ। लॉजिक आप सेल लेवल पे भी लगा सकते हो। सेल में अंदर अगर बहुत सारा उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी ग्लूकोज हुँ। चाहिए, जो भी चाहिए, वो ऑलरेडी हुँ। भरा पड़ा है, तो उसका यस। अवरोध पीछे नहीं आएगा, क्या आएगा ना हुँ। ऑब्वियसली। हुँ। हुँ। तो वो बोलेगा कि इधर पड़ा है, मुझे और नहीं चाहिए। उल्टी हुँ। दूसरे एंगल से देखोगे तो ऐसा सोचो कि वो सेल में इतना ऑलरेडी अवरोधजन्यवाद प्रकोप हो गया है कि वो, आप उसमें और कुछ डाल नहीं सकते, वो रिजेक्ट कर रहा है सब चीजें ऊपर हुँ। से। हुँ। यस। सही है। मतलब ये चीज सब अगर वो बोलते हैं हम अगर आयुर्वेद में अब हम मतलब जब यूजी में होते हैं तब ऐसा लगता है कि सब लोग चिकित्सा करते समय अग्नि को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो पर मतलब दोष है जो सबसे पहले जाके दूषित तो अग्नि को ही करने वाले हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अगर जीर्ण व्याधि भी है जो कहीं और जगह पे पहुंच गई है तो उसका मूल कहीं ना कहीं तो अग्निमांद्य से ही शुरू हुआ होता है मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अग्नि का मैंने है ये ना, अग्नि में आहारम पचती, आहारेण विना दोषम पचती। तो अग्नि, अगर अग्नि विकृत है तभी दोष बढ़ेंगे, पहली बात। यस।
तो अभी आपका अग्नि ज्यादा खा के विकृत हुआ है या वेगावरोध करके विकृत हुआ है या क्षय की वजह से विकृत हुआ है, वो देखना हम्म। पड़ेगा। पर अग्नि विकृत है इसीलिए दोष बढ़ रहे हैं। अग्नि अच्छा होता तो खाना हम्म। पचाने के बाद वो दोष पचाता है। हम्म। इसमें और एक हाईलाइट करने वाली बात यह है कि किसी को किसी ने ये सोचा है कभी कि धातु क्षय से कैसे अग्निमंद होता है? अवरोध से होता है, वेग हम्म। अवरोध से, वो तो क्लियर है कैसे होगा। ज्यादा खाने पीने से आम से होता है, वो भी क्लियर है। हम्म। पित्त के द्रव गुण से होता है, वो भी क्लियर है। कफ बढ़ने से भी होता है। वात हम्म। बढ़ने से तो जैसे वायु से कोई भी अग्नि बुझ जाती है वैसे होगा, हम्म। होता होगा। हम्म। पर हम्म। धातु क्षय से कैसे अग्निमंद हो रहा है? किसी ने सोचा है? ईश्वर। जब ये वायु का मैं पढ़ रही थी ना, तो उसी दौरान आया था कि जो कटु अवस्था पाक में जो स्वतंत्र पंचमहाभौतिक वायु बनता है ना, वैसे ही पंचमहाभूत जो तेज महाभूत के परमाणु बनेंगे ना, वो ही अग्नि हम्म। का स्वरूप है। मतलब वो ही पचन के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब जब आहार की हमारी पद्धति ऐसी होगी कि सब चीजें हम ऐसी ले रहे हैं हैवी, मतलब जिसमें स्निग्धता ही बहुत ज्यादा है या फिर हम्म। रुक्षता ही बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो प्राकृत पंचमहाभौतिक तेज के परमाणु जो बनने चाहिए वो भी नहीं बनते। तो मतलब हम्म। उससे भी डाइजेशन कम होगा, क्योंकि तेज ही नहीं है तो कहाँ से होगा पचन। ओके। हम्म। पर मतलब क्षय की वजह से कैसे होगा वो? हाँ, तो उसके दो टाइप से हम सोच सकते हैं उत्तर। पहले तो एक, बाहर की जो अग्नि हमें दिखती है उससे कोरिलेशन है। जैसे हम्म। आपने दो लकड़ियां जला दी, तो अगर आप उसके ऊपर कुछ पका रहे हो, तो वो वाली केस नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ जला के रख दी वैसे ही। हम्म। तो अभी पहले आपने उसके ऊपर खाना पचाया, फिर आपने खाना पचने के बाद उसको बुझाया नहीं, वैसे ही चालू रख दिया, तो अभी अपना हम्म। अग्नि महारम पचती तो काम हो गया। फिर उसके बाद हम्म। वो दोष को बचाएगा, दोष खत्म हो गए तो फिर क्या होता है, वो धातु को बचाने लगता है। धातु हम्म। मतलब क्या, जिस लकड़ी पे जल रहा है उसी को जलाने लगता है पूरा। हम्म। ठीक है, तो पूरी हम्म। लकड़ी जल गई तो वो वैसे भी बुझने वाला है। ये हम्म। पहला सीधा साधा एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऐसे है कि शरीर के घटक द्रव्य अगर देखोगे आयुर्वेद में, तो हम्म। क्या बताया है, कितने हैं मेन, मतलब सूक्ष्म लेवल पे छोड़ दो, स्थूल लेवल पे क्या क्या है, दोष धातु और मन। चौथा तो कुछ बताया नहीं। हम्म। 13 ही चीजें है ना। हाँ। 7 धातु, 3 हम्म। दोष, 3 मन, हम्म। 13 हो गए। उसमें यस। अग्नि नहीं बताया। महाभूतों में अग्नि आता है, वो अलग बात है। हम्म। पर घटक द्रव्यों में अग्नि नहीं आता सेपरेटली। हम्म। दोष धातु और दोष धातु मलामूलम शरीरम, बाकी कुछ नहीं है। हम्म। तो अग्नि क्या है कि हर एक जगह पे जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, हम्म। तो इन 13 चीजों का जो क्यूमुलेटिव अग्नि महाभूत है, वो हर हम्म। जगह पे उसका उसका काम करता रहता है। हम्म। तो इसमें से कोई भी चीज ज्यादा कम होगी ना, तो हम्म। अग्नि मांद्य आएगा। इसलिए जीर्ण अतिसार में भी अग्नि मांद्य देखने को मिलता है, वहां धातुशय नहीं हुआ अभी तक। 2 दिन हम्म। में क्या है, एक दिन में या 2 दिन में अतिसार के से क्या ही धातुशय होगा? धातुशय नहीं हुआ, सिर्फ हम्म। पुरीषय हुआ है। इसलिए बाद में हम्म। आपको ये भी दिखेगा कि पुरुष ये अग्नि का अधिष्ठान है, ऐसे भी कई तो मेंशन है, मुझे अब रेफरेंस नहीं याद आ रहा। हम्म। हम्म। कोई बोलता है हम्म। पित्त का अग्नि यक्ष्मा का अधिष्ठान, राजयक्ष्मा में। राजयक्ष्मा में है, हाँ। तो ये सब जो चीजें हैं ना, तो बेसिकली दोष धातु मल तीनों का अगर आप क्यूमुलेटिव ऊष्मा लोगे, उनमें से सब में से अग्नि महाभूत एक साथ करोगे, तो हम्म। पूरा जो मेन उसका स्रोत है वो जठर अग्नि है। और बाकी हम्म। उसके अलग अलग रूप में, छोटे छोटे रूप में अलग अलग धातु दोष सब जगह पे वो अपना अपना अलग अलग अग्नियों के रूप में काम करता रहता है। तो हम्म। जिस चीजों से शरीर बना है, वही चीजें कम हो गई तो टोटल जो अग्नि महाभूत है वो कम ही होने वाला। और हम्म। ये लॉजिक हर एक महाभूत को एप्लीकेबल हम्म। ओके। है। Anyway, हम कहाँ पे थे अभी बात में? मेन। मैंने बस अभी वो फंक्शन ही सिर्फ वायु के देख रहे थे, और हाँ हाँ। ऑलमोस्ट खत्म ही था बस।
अच्छा। हम्म। आवरण का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको, मुझे भी है इसको। हम्म। मतलब आवरण थोड़ा सा समझना शुरू किया है, पर उसमें क्या मतलब अभी तक मुझे जितना समझ में आया है तो वही है कि अ, दोष एक जगह से दूसरी जगह जाना, उससे अलावा मतलब ये समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे से कि किसी एक दोष के कार्य क्षेत्र में उसका प्रकोप या उसका फंक्शन डिरेंज होने की वजह से दूसरे दोष जो है उसका फंक्शन हैम्पर हो रहा है, तो उसको आवरण बोलेंगे। जैसे कि कहीं पर अपान का अपान के क्षेत्र में जो है उसकी दृष्टि हुई है और उसकी वजह से वो समान मतलब जैसे कि अभी आपने ये एग्जांपल दिया ना कि मलावरोध है और हम्म। उसकी वजह से अग्निमांद्य हो गया, तो ये कंडीशन को ही हम हेतु और उसका स्थान देख के ये बता सकते हैं कि ये जो है अपान से आवृत हुआ समान है। मतलब वैसे भी आवरण दो है, एक ऐसा है कि जिसमें मूर्त कोई भी द्रव्य है, श्लेष्म, आम या फिर और कोई एंटिटी, अच्छा। वो अमूर्त को आवृत करती है। और दूसरा जो वायु का परस्पर मतलब अमूर्त का ही अमूर्त से आवरण, ये दो चीजें हैं। तो मतलब एक के फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से दूसरों का जब क्रिया कुछ होती है ना, तब उसको आवरण बोल सकते हैं। मेरा इतना अंडरस्टैंडिंग है अभी तक। और राइट मतलब राइट। इस हाँ, अगर अपान का इस कंडीशन में हमने अनुलोमन कर लिया तो अग्निमांद्य दूर हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में अगर हमने हेतु ठीक से देखा और हमें पता चल गया कि अपान की दृष्टि की वजह से समान दूषित है, तो हम उसमें पित्त को बढ़ाए या फिर अग्नि को बढ़ाए ऐसे द्रव्य देने की जगह पे सिर्फ अनुलोमन दे देंगे तो वो पूरी संप्राप्ति टूट जाएगी। मतलब तो ये उसका इम्पोर्टेंस रहेगा शायद। हम्म। ये मृत और अमृत आवरण बहुत ही बड़ा टॉपिक है वैसे, मतलब इस पे बात करने के लिए जैसे शिवानी ने अभी ये स्टार्ट किया है, क्योंकि अब हम जब गुणात्मक चिकित्सा करते हैं तब तो फिर जब अमृत की चिकित्सा मतलब प्राणवायु का आवरण अपान के द्वारा हो गया है या समान का हो गया है, तो वहाँ पे गुणात्मक सोच के कितना फायदा होता है ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, एक ही जैसे कहा गया है कि वायु एक ही है, हमने बस उसका डिवीजन कर दिया है अलग 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 अपनी समझ के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा, बट अभी जैसे हमेशा सर चिकित्सा के स्वरूप में सर जैसे हमेशा कहते हैं कि आवरण के बारे में सोचा वैसे बहुत कुछ जा सकता है अपनी कल्पनाओं में, पर अगर पित्त प्रदान नहीं है तो लहसुन शिरपाक से सारे आवरण ठीक हो जाते Yes. तो सोचने के लिए बहुत कुछ सोचा जा सकता है, पर एक बेसिक चिकित्सा यही है कि पित्तज आवरण नहीं है तो लहसुन शिरपाक से हो जाते, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राइट राइट। और जनरली आवरण में मतलब, अगर स्पेशली वात से वात का आवरण जो हम बोलते हैं, तो उसमें जो अंदर का रहता है उसके फंक्शंस कम हुए हुए दिखते हैं हमें, और जो बाहर होता है उसके फंक्शन बढ़े हुए दिखते हैं। तो मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिकली यूजफुल ऐसी बात मैंने कहीं तो पढ़ी थी या सुनी थी। तो बस देखना चाहिए, अगर पेशेंट हमें कोई भी मिलता है आवरण का, या हमें लग रहा है आवरण है, तो स्पेशली इसमें ना, अगर जो अलग अलग मतलब इंद्रियों से रिलेटेड कंडीशंस है, या फिर अ, किसी भी कोई भी क्रियात्मक विकृति है, तो उसमें अलग अलग कैसे सोच सकते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे अभी देखो, कोई पैरालिसिस का पेशेंट होगा या कोई कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का पेशेंट होगा, तो पेशेंट की इच्छा, तब पेशेंट को हलचल करने की इच्छा ही ना होना, ये अलग बात है। इच्छा होके भी वो कर नहीं पा रहा है तो अलग बात है। इच्छा जितनी तेज मतलब मैं तो नॉर्मल स्पीड से चलने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे एक आजकल मेरी स्पीड ही स्लो हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी बन गया हूँ, तो ये अलग कंडीशन है।
तो इसमें थोड़ा थोड़ा अलग क्या क्या सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ा मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि अगर देखो कि जो इंद्रियों का पूरा कंट्रोल दिया है वो प्राणवायु को दिया है, पर सब क्रिया इनिशिएट करने का कंट्रोल जो दिया है वो व्यान वायु को दिया है। तो क्रिया तो इनिशिएट हो रही है, पेशेंट को इच्छा तो है कुछ भी एक्शन करने की, पर पैरालाइज्ड है तो कुछ नहीं कर पाता। पर बहुत लोगों की कंप्लेंट ऐसी रहती है कि स्लो हो गई है मूवमेंट, तो उसमें क्या सोच सकते हैं? शायद इसके सॉल्यूशन के लिए अग्नि और आवरण जो है उसको और थोड़ा आगे समझा तो पता चलेगा। हाँ, पर मतलब आवरण तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि जिससे हम ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा केस मैंने देखा था तो उसमें मुझे हम्म। मतलब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया फ्रेंकली। तो मतलब ये आवरण तो एक बात हो गई, पर कहाँ किस किस संप्रति में ऐसे हो सकता है हमारे हिसाब से कि मूवमेंट स्लो हो गई है पेशेंट को, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मूवमेंट स्लो हो गई। तो मतलब प्राकृत श्लेष्म जो है, प्राकृत बढ़ने की जगह अगर विकृत गुण से ज्यादा उसमें स्थिरता का गुण आ गया है, तो मतलब वो उसका बल बढ़ाने की जगह जो है उसके वायु का क्षय करते हुए उत्साह को कम कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ओके, पर क्या है कि कफ बढ़ के संप्रति हुई है ऐसा हमने सोचा, तो कफ के साथ आलस्य भी लक्षण आना चाहिए ना। हम्म। आलस्य आना चाहिए, अग्निमंदे आना चाहिए, हम्म। वो तो कुछ लक्षण है नहीं। हम्म। एनीवे, इस पे तो थोड़ा सोचो, कभी किसी को कुछ सूझा तो अगले या फिर लेटर सेशन में कभी डिस्कस हम्म। करेंगे। और किसी हम्म। को कुछ बताना है, डाउट्स है, या शिवानी का कुछ रह गया है मेन इसमें बताना? नहीं, मेरा ऑलमोस्ट डन है। ओके, अक्षय नहीं है शायद मीटिंग में। ईश्वर, कई डाउट्स? नाही सर, काही डाऊट नाही. त्यावरून कल्पनाच थोडी आहे, पण काय सांगू. काय बोलना? म्हणजे समजतच नाही, म्हणजे पेशंटमध्ये रुग्णांमध्ये कशी बघायची. आता आपण म्हणतो आपण आवृत्त समानमध्ये बघायची लक्षणं, पण तसे तसे कधी दिसत नाहीत लक्षणं काही वेळेस. असं पण होतं. ती पण समजण्यासाठी त्याची एकदम म्हणजे लक्षणं ते दिसत लॉजिकच नसेल तर लागत नाही त्यानुसार. नहीं, मैं म्हणतोय तसं की बेसिकली थोड़ी केस हिस्ट्री लेके ना, केस हिस्ट्री में जैसे देखो अभी शिवानी बोली कि वो मूवमेंट स्लो हो गई तो शायद कफ बढ़ गया होगा। हाँ, तो हम्म. ऑब्वियसली ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, पर कफ बढ़ा नहीं है ऐसे अज्यूम करना है तो क्या पूछना पड़ेगा पेशेंट को? क्या आपको आलस आ रहा है, क्या आपको अग्निमंद्य है, क्या आपको शरीर पहले से ज्यादा गुरु लगता है क्या? ऐसे कुछ लक्षण बताए पेशेंट ने तो सीधी बात है कि कफ बढ़ गया है। तो पेशेंट बोलता है नहीं, मुझे शरीर गुरु नहीं लगता, मुझे भी भूख भी अच्छी लगती है, और मैं मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं आलसी बन गया हूँ। तो उसके घर वालों को पूछो, अगर वो भी बोले कि ये आलसी नहीं बना है, बस इसको आजकल काम बहुत स्लो करता है ये, तो फिर आपको हम्म. डाउट आना चाहिए कि भाई कफ तो नहीं बढ़ा। ठीक है, हम्म. फिर क्या हो रहा है? बरोबर. फिर वायु की गति ठीक से नहीं हो रही, इसका मतलब कोई
अलग प्रॉब्लम है। अभी दूसरा वायु, अभी कौन सा वायु किस वायु को आवरण कर रहा है, ये उस केस में मुझे भी नहीं समझ में आया था। पर वायु से वायु का आवरण होने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस केस बरं. त्याच्यासर तो। चिकित्सा वगैरे आपण ठरवू शकतो का, म्हणजे कसं काय असू शकतं? हाँ कारण तो आता अभी। चिकित्सामध्ये 28 मध्ये त्यांनी जी चिकित्सा दिल्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या, तर हम्म। त्यांनी दिले व्यानवृत्त प्राणवायूमध्ये काय दिले की स्नेहयुक्त विरेचन सांगितलं कशात त्याच्यामध्ये. कशात? व्यानवृत्त प्राणवायू, ओके। हाँ। हा, तर त्याच्या इथं स्नेहयुक्त विरेचन सांगितलं. आणि हम्म। प्राणावृत्त समानमध्ये त्यांनी मग यापन बस्ती ही पण सांगितलेली आहे त्यांनी. हम्म। चतुष्क प्रयोग शांते स्नेहा संयापनो सांगितले यापन बस्ती. तर अशावरून हम्म। काय आपण बघू शकतो, म्हणजे काय असू शकतं वगैरे असं. हाँ। सो बेसिकली थोड़ा थोड़ा उसमें ऐसा है कि जो बाहर का है ना आवरण करने वाला, हम्म. उसका बल ज्यादा है अंदर का जो है उसके कंपैरिजन में। हम्म. हम्म. तो उसकी गति को उल्टा करना है और अंदर वाले की गति को बढ़ाना है। तो अगर अच्छा. अपन अंदर है और बाहर कोई और है तो विरेचन ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और अगर अपन बाहर है और वो अंदर कोई और है तो विरेचन देना है या नहीं देना, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। बेसिकली अंदर जो है उसकी गति बढ़ानी है, बाहर जो है उसकी गति कम करनी है। स्नेहा की बात हम्म. तो अलग है, स्नेहा दोनों पे काम करने वाला है क्योंकि दोनों बात की है। तो हम्म. गति का उस हिसाब से सोचना है कि किसमें शिरोविरेचन, किसमें वमन, किसमें विरेचन, किसमें बस्ती। हम्म. ओके। जो बस्ती में क्या कंडीशन बताया था, प्राण अवरुद्ध। प्राणावृत्त समानवायू यापन प्राण बस्ती. अवरुद्ध। हाँ। प्राण अवरुद्ध समन्वय। ओके। हम्म. म्हणजे ते असं आपण बलून सारखं धरू शकतो, ज्याच्यावर आपण नाही का, म्हणजे काही काही वेळेस असतं बघा, दोरा लावलेला असतो बाहेरून आणि एकदम ते फोडून टाकतात बलून, की मग बाहेरून तो फक्त दोराच राहतो बॉल सारखा. फक्त हम्म। मग ते बाहेरचं कवरिंग म्हणजे आपण त्याचं आवृत्त आवरण धरू शकतो म्हणायचं. समान आवृत्त समजा, आणि हम्म। आपण वायू म्हणजे मधलं बलूनचं जे हवा आहे मध्ये, ते अशी हम्म। आपण धरू शकतो ना. हाँ। तेच ना मग. म्हणजे आवृत्त म्हणजे व्यान आवृत्त प्राणवायू म्हणजे व्यानाचा प्राणाला वरून कव्हर लागले म्हणायचं, बरोबर आहे ना. यस। हम्म. हम्म. आणि रक्तगत याच्या गतवात म्हणजे अं, तर याच्यात थोडा विचार करण्यासारखा असं आहे की प्राण अवरुद्ध जो कंडीशन बोली, तो प्राण के जो कार्य है वो सब ज्यादा मर्म, मतलब सब इंद्रिय और उदय इसके रिलेटेड है। हम्म. तो ये जो बाकी जो पंचकर्म में बस्ती एक छोड़ दिया तो बाकी जो कर्म है उससे सीधा सीधा वात प्रकोप होता है। हम्म. विरेचन ज्यादा हो गया, वात प्रकोप हो गया। वमन के बाद तो होता ही है, शिरोविरेचन से भी होता है। तो हम्म. शमन, मतलब वात का शमन करने वाला पर बाकी दोषों का शोधन करने वाला, ऐसा सिर्फ बस्ती एक है। हम्म. तब बस्ती से हम बोलते हैं कि वो शोधन कर्म है, वो हाँ शोधन कर्म ही है उसमें, क्योंकि बहुत कुछ निकलता है बॉडी से। पर एक्चुअली वो शमन स्वरूप शोधन है, ऐसा ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वो वात का शमन अवरोध जन्य में करेगा निरूह, और क्षय जन्य या फिर रुक्षता बढ़े हुए वात का करेगा अनुवासन बस्ती। हम्म. बाकी जो बचे हुए चार कर्म है वो तो सीधा सीधा शोधन है, उनको शमन से लेना देना नहीं है, जो भी अंदर है वो बाहर निकलना है बॉडी के। हम्म. बस बरोबर. बस्ती एक है जो बात को कंट्रोल करता है और बाकी जो अवरोध है वो निकालता है। तो बरोबर. इसलिए शायद प्राण जिसमें बहुत प्राण का बहुत प्रकोप हुआ है उसमें विरेचन वगैरह के कंपैरिजन में बस्ती आया होगा। और जो हम्म. हम्म. बाकी आवरण है उसमें जो बाकी के शोधन है जो ज्यादा तीव्र होते हैं वो आए हम्म. रहेंगे।
त्यांनी जे आवृत्त आहे त्याची जास्त चिकित्सा सांगितली. आता समान आवृत्त तापमान वायूमध्ये काय सांगितलं की त्यांनी दीपन चिकित्सा करा म्हणलं आणि सर्पीचा प्रयोग करा हम्म म्हणून सांगितलं. हम्म तर म्हणजे मग समानाची चिकित्सा करायची सांगितली. म्हणजे जे आवृत्त आहे त्याची यस अगोदर चिकित्सा करा, नंतर मग यस अपान वायूची असं. दीपन दीपन करने से सामान का बल बढ़ने वाला है ना, तो अंदर वाले का बल बढ़ा है। समान आवृत्त तापमान असे सांगितले. हम्म जे आवृत्त आहे त्याची अगोदर चिकित्सा करा आणि नहीं, नंतर ऐसे नहीं है, बाकीची. देखो ये भी सब रिलेटिव है, क्योंकि देखो आवरण कैसे होगा। आवरण को हम डोमिनेशन के जैसा सोच सकते हैं। एक आदमी दूसरे पे डोमिनेशन कर रहा है, ऐसी कंडीशन कब उत्पन्न होती है? एक तो एक एक नॉर्मल इंसान है, दूसरा गुंडा है, तो एक ज्यादा बलवान है इसलिए कर रहा है। अगर दोनों नॉर्मल इंसान है पर परिस्थिति ऐसी है कि एक इंसान खुद का काम ही नहीं कर रहा, या फिर उसने कुछ डिसीजन लेना ही छोड़ दिया है, तो फिर दूसरे को आगे आके कुछ ना कुछ करना पड़ता है और पहले वाले को काम बताने पड़ते हैं। ओके, तो एक वीक होने से भी दूसरा इनडायरेक्टली डोमिनेंट हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली पूरी चेन ऑफ संप्राप्ति कैसी है कि अपान का प्रकोप हो गया है इसलिए उसने समान को आवरण किया है, या समान के कार्य का ही क्षय हो गया है इसलिए अपान का उस पे आवरण आ गया है। तो ये थोड़ी फिर से अलग कंडीशन हो जाती है। तो अगर मुझे लगता है कि समान का क्षय हो गया है इसलिए अपान ने आवरण किया है, तो दीपन उसमें ज्यादा अच्छी चिकित्सा करेगी। अगर अपान का नीचे अवरोध है, मल मूत्र आदि अवरोध है, और फिर वो ऊपर आके समान पे आवरण कर रहा है, तो उसमें पहले विरेचन देना पड़ेगा। बरोबर. यस, बाकी वो रक्त त्वचागतवात का कुछ बोल रहे थे। तर आपण एकदा 28वा अध्याय घ्यायचा का सगळा? 28वां कोणता रे? चरकचा 28वा चरक चिकित्साचा वाचूया 196. ती? वातव्याधी चालेल. चिकित्सा अध्याय. कारण याच्यामध्ये आवरणाचे एवढे छान छान लक्षण वगैरे आले, त्याची चिकित्सा आलेली आहे. येस येस, चालेल. आपण तो जरा 2-4 लोक मिळून घेऊ, म्हणजे मग जरा जास्त गोष्टी क्लिअर होतील. ते या अध्यायच लय खास आहे सर, एकदम म्हणजे सगळं काय दिलं याच्यामध्ये. चलेगा। और किसी को कुछ शेयर करना है, डाउट्स है, या एंड करना है सेशन? शिवानी? हाँ मला आज के लिए तो हो गया शायद. चलो फिर ठीक है। ओके. कल आमलकी और हरितकी का करेंगे कंपैरेटिव, वो अक्षय कंडक्ट करेगा। यस. मैं शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पर रिकॉर्डिंग कर दूंगा मैं इसकी। ओके चलेगा. ठीक है, चलो मिलते हैं. बाय। बाय.